दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त तमिल हॉरर थ्रिलर मूवी लेकर आया हूँ। इसकी खास बात यह है कि ये असली घटनाओं पर आधारित है और जो चीज आप मूवी में होता हुआ देखेंगे वो असल में किसी आदमी के साथ सच में घटी है और उन इंसिडेंट के होने के बाद ही इस मूवी को फिल्माया गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है 181। तो मूवी शुरू होती है एक पुरानी बिल्डिंग से, जहां हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक हॉरर मूवी की राइटर होती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो अपनी कहानी को लिखने के लिए इस हॉन्टेड टाइप की जगह पर आई हुई है, क्योंकि उसका मानना होता है कि अगर वो ऐसी ही जगह पर आकर अपनी कहानी को लिखेगी तो अपनी कहानी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और हॉररिफिक बना पाएगी। खैर, तभी हम उसी रात 12 बजे देखते हैं कि उसकी माँ उसे कॉल करती है, जो कि उसे घर आने के लिए बोल रही होती है, क्योंकि उसे यहाँ पर काफी देर हो चुकी थी। और अब वो अपनी माँ से कहती है कि मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, और ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देती है। खैर, तभी उसे कुछ हलचल और अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसको चेक करने के लिए वो बिल्डिंग के अंदर जाती है और हम उसके आसपास किसी साए को देख पाते हैं। वहाँ वो इधर उधर घूमकर हर जगह चेक कर रही होती है कि तभी अचानक कहीं से एक आदमी निकलकर उसके सामने आता है और कहता है कि मैं भूत हूँ। लेकिन वो लड़की उस आदमी से बिल्कुल भी नहीं डरती, बल्कि वो अपना फोन निकालकर उस आदमी के साथ सेल्फी लेने लगती है ताकि वो उस फोटो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर सके। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो आदमी फोन के कैमरे में एकदम साफ दिख रहा था और एक नॉर्मल इंसान भी लग रहा था। तभी वो लड़की उस आदमी से कहती है कि चलो अपना भूत वाला चेहरा दिखाओ, लेकिन वो आदमी फिर भी नॉर्मल ही रहता है। तो वो लड़की हंसते हुए कहती है कि अरे तुम भूत बनोगे कैसे, तुम तो भूत हो नहीं, महज एक इंसान हो। तो वो आदमी उस लड़की की हंसी से डरते हुए कहता है कि हाँ, मैं भूत नहीं हूँ, मैं एक चोर हूँ और यहाँ तुम्हें अकेला देख कर आया था ताकि तुम्हें डराकर यहाँ से भगा दूं और तुम्हारा लैपटॉप और पर्स चोरी कर सकूं। इसके बाद वो उस लड़की से पूछता है कि इतनी आसानी से कैसे तुमने जान लिया कि मैं कोई भूत नहीं बल्कि आम आदमी हूँ। तो वो लड़की उसकी तरफ अजीब तरह से देखते हुए कहती है कि क्योंकि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि असली भूत हूँ। अब ये सुनते ही वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है और वो उस लड़के पर हमला कर देती है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि असल में ये एक हॉरर कहानी होती है जो एक इंस्पायरिंग डायरेक्टर रवि अपने प्रोड्यूसर को सुना रहा होता है। अब ये पहला सीन प्रोड्यूसर को काफी पसंद तो आता है, लेकिन वो उसे समझाता है कि वो अपनी मूवी में थोड़ा और मसाला डाले, क्योंकि उसे मूवी चलने के चांस बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। पर रवि कहता है कि उसकी सभी फिल्में बहुत हिट हुई हैं और वो अपनी ये मूवी भी अच्छे कंटेंट और बेहतरीन कहानी के दम पर ही चलाएगा, ताकि उसे इस तरह के मसाले अपनी फिल्मों में ना डालने पड़े। और ये बात सुनकर वो प्रोड्यूसर भी रवि की बात से सहमत हो जाता है और उसे ये काम शुरू करने को कहता है। इसके बाद रवि अपने ऑफिस जाकर उसी कहानी पर काम करना शुरू कर देता है, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे रोकते हुए कहता है कि सर, आज अष्टमी और नवमी का समय चल रहा है और इस बीच कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाना चाहिए, वरना अपशगुन हो जाता है। लेकिन यहाँ रवि उसकी बात नहीं मानता और उसे बाहर भेजकर अपनी कहानी पर दोबारा काम करना शुरू कर देता है। अब रवि की पत्नी का फोन रवि के फोन पर आता है, लेकिन रवि उसका कॉल नहीं उठाता क्योंकि उसका पूरा ध्यान मूवी वाली कहानी पर होता है। फिर इसी बीच एक नई हीरोइन ऑडिशन देने आती है और वो आते ही रवि के पैर छूने लगती है। पर इत्तेफाकन इसी बीच रवि की पत्नी रिया भी ऑफिस आ जाती है, क्योंकि रवि उसका फोन नहीं उठा रहा था और वो यहाँ पर दोनों को साथ देखकर गलत समझ लेती है और उन दोनों पर शक करने लगती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे अपने पति पर पहले से ही शक होता है, क्योंकि रवि एक अच्छा डायरेक्टर है और वो जिस तरह से लोगों से मिलता है उसके अफेयर होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हैं। खैर, अब वो अपनी पत्नी को समझाने की काफी कोशिश करता है और उसे घर ले आता है, जहाँ उसकी पत्नी अभी भी उससे गुस्सा होती है। फिर रवि उसे काफी देर तक मनाता है और समझाकर अपना सामान पैक करने लगता है। वो कहता है कि मुझे ये कहानी 3 दिन के अंदर ही पूरी करनी है, इसलिए मैं अब 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती और अब उसके साथ जाने की जिद करने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं वो किसी और से मिलने तो नहीं जा रहा। पर रवि भी उसकी सोच को समझ जाता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है, क्योंकि इस वक्त अपने ऊपर यकीन दिलवाने का इससे अच्छा मौका उसके पास नहीं होता। अब वो दोनों 3 दिन घूमने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं, जहाँ पर पैसे भी ज्यादा खर्च ना हो और वो दोनों आराम से रह भी सके। इसके बाद हम देखते हैं कि रिया अपने भाई पप्पू को फोन करती है, जो एक रिजॉर्ट का मालिक होता है। यहाँ वो उससे रिजॉर्ट के बारे में पूछती है, तो उसका भाई उसे बताता है कि अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से पूरा रिजॉर्ट खाली पड़ा है, इसीलिए वो रवि के साथ यहाँ आ सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों पति पत्नी पप्पू के रिजॉर्ट पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद पप्पू दोनों को रिजॉर्ट की चाबी देकर अपने घर चला जाता है
फिर वो दोनों अब रिजॉर्ट के अंदर चले जाते हैं और इस बीच हम उनके साथ साथ पीछे चलते हुए एक काले साये को भी देखते हैं। तभी अचानक से रिया कहीं गायब हो जाती है, जिस वजह से रवि उसको यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। तभी हम उस काले साये को रवि के पीछे देखते हैं, जो कि कुछ हद तक एक औरत सा दिख रहा होता है। इसके बाद रिया रवि को मिल जाती है, जो कि असल में फ्रिज के पास बियर लेने गई थी, लेकिन रवि उसको पीने से मना कर देता है। अब यहाँ का वॉचमैन उनसे मिलता है, जो दिन भर नशे में धुत रहता है। इसके बाद वो दोनों अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर रवि अपनी कहानी को पूरा करने लगता है। तभी उसे दरवाजे के पास एक साया सा आता जाता दिखाई देता है और ये बात वो रिया को बताता है, लेकिन वो ये कहती है कि शायद ये उसका वहम होगा, क्योंकि वो हमेशा से ही हॉरर मूवीज के बारे में सर्च करता रहता है और सोचता रहता है। खैर, हम उस साये को रूम के अंदर भी देख पाते हैं, जिसे अभी वो दोनों नहीं देख पा रहे होते। अब रात को वॉचमैन तो नशे में धुत था ही साथ ये दोनों भी बहुत ड्रिंक कर लेते हैं और सोने चले जाते हैं, जहाँ पर रिया रवि के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन रवि बहुत ज्यादा नींद में होने के कारण और पूरा ध्यान उस कहानी पर फोकस्ड होने के कारण इस वक्त उससे मना कर देता है, जिसके चलते रिया रवि से रूठ जाती है और फौरन नहाने के लिए बाथरूम चली जाती है। इस बीच उसे फोन रिंग सुनाई देती है, जिसके बाद वो फोन चेक करती है, लेकिन दूसरी साइड से उसे कोई आवाज नहीं सुनाई देती और ऐसा होते ही वो कॉल कट भी हो जाता है। इसके बाद अब वो रूम में जाती है और उसके पीछे घूमते हुए हम उसी साये को देख पाते हैं और अब वो तैयार होने के लिए बेडरूम में आती है, लेकिन इस बीच उसे अचानक से कार की आवाज सुनाई देती है, जिसे वो जाकर चेक करती है तो उसको महसूस होता है कि शायद वो कार कोई ड्राइव कर रहा है और वो अब रवि को जगाती है कि कोई उनकी कार चोरी करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। अब वो दोनों साथ में कार देखने बाहर आते हैं, जिस पर रवि ये कहता है कि शायद वो हमारा नशेड़ी वॉचमैन है और ऐसा कहकर वो कार के पास जाने लगता है, लेकिन तभी रिया उसे रोक लेती है, क्योंकि उसे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अब रवि जमीन पर पड़े एक बैट को हाथ में उठा लेता है और कार के सामने आकर ये पूछता है कि कौन है गाड़ी में, लेकिन कार में से उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता, बल्कि वो कार उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। आखिर में वो कार उससे हल्की सी टकरा जाती है और ऐसा होते ही वो अपने आप बंद हो जाती है। इसके बाद वो कार को चेक करता है तो उसके अंदर उसको कोई भी नहीं दिखता। अब वो उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती, जिससे वो अब थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर कार में कोई नहीं था तो ये स्टार्ट कैसे हुई। इस बीच रिया के पीछे हम उस काले साये को भी देख पाते हैं, जिसको वो दोनों अभी भी नहीं देख पाते हैं। खैर, इसके बाद अब रवि रिया को अंदर ले जाने लगता है, क्योंकि इस सब के बाद वो काफी डर चुकी थी, इसीलिए अब वो उसको संभालता है और बोलता है कि हम अंदर जाकर इसके बारे में बात करेंगे, तुम फिक्र मत करो। अब अगले दिन वो दोनों जागते हैं और देखते हैं कि रात वाली जगह से हटकर कार वापस अपनी पुरानी वाली जगह पर आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों फिर से हैरान हो जाते हैं। लेकिन फिर उन्हें अपने पास पड़ी बियर की बोतल देखकर अच्छा सा महसूस होता है कि शायद उन्होंने रात में ज्यादा पी ली होगी, इसी की वजह से नशा ज्यादा हो गया होगा और जिस वजह से उनको रात में अजीब अजीब सी चीजें दिख रही होंगी। आगे हम ये देखते हैं कि रिया अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है और रवि उसके पास ही बैठकर कहानी लिख रहा होता है। फिर अचानक एक पेज निकलकर रिया के पास आकर गिरता है और पता नहीं कैसे अपने आप ही जलने लगता है। अब जलते हुए पेज को देखकर रवि रिया को फौरन वहाँ से हटने के लिए कहता है, तो रिया आग बुझाकर मुस्कुराते हुए कहती है कि माना मैं तुम्हें कभी कभी ज्यादा परेशान कर देती हूँ, तो क्या तुम इस वजह से मुझे ऐसे ही मार डालोगे। इस बात पर गुस्सा होकर रवि रिया को एक थप्पड़ मार देता है और रिया गुस्से में चुपचाप बालकनी में चली जाती है और वहीं बैठे बैठे सो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो अपने सामने उसी भूत को देखती है और उस भूत को अपने सामने देखकर वो और ज्यादा डर जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इसके अलावा रिया को अस्थमा की बीमारी भी है, जिसकी वजह से रवि रिया को संभालता है और उसको इनहेलर देता है, लेकिन फिर भी वो उसको भूत वाली बात नहीं बताती, क्योंकि उसे लगता है कि अब रवि उसका मजाक उड़ाएगा, क्योंकि उसने पहले भी रवि की भूत वाली कहानी को मानने से इनकार किया था। इसके बाद रिया किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसके गैस का चूल्हा अपने आप ही कभी ऑन होता है तो कभी ऑफ होने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। और इसके बाद हम वहाँ से थोड़ी दूर पर रवि को देखते हैं, जिसके ऊपर स्पिरिट की झलक दिखाई देती है, लेकिन इस बार भी वो उसे अपना वहम समझकर रिया को इस बारे में कुछ नहीं बताता। अब हम उसी रात दोनों को अपने रूम में सोता हुआ देखते हैं, जहाँ कुछ अजीब सी हरकतें होती हुई नजर आती हैं और जिसकी वजह से रवि की आंख खुल जाती है। अब उसे स्विमिंग पूल से कुछ आवाज आती हुई सुनाई देती है और वो रिया को कमरे में सोता हुआ छोड़कर स्विमिंग पूल की तरफ देखने चला जाता है। अब वो वहाँ पर अचानक से रिया को नहाते हुए देखता है, जो उसे अपने पास बुला रही होती है और ये देखकर रवि सोच में पड़ जाता है कि अगर रिया स्विमिंग पूल में है तो बिस्तर पर कौन थी। ये सोचकर वो रूम में चेक करने के लिए जाता है और वहाँ पर उसे वही स्पिरिट दिखाई देती है जो उसे डराती है और इस बार रवि सच में डरकर सहम सा जाता है। हालांकि ये सब रवि को अभी भी कुछ वहम सा ही लग रहा होता है, इसीलिए वो ये बात अपने तक ही रखता है। और इसके बाद
रिया अपने कमरे में आकर सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद रवि को बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है, तो रवि उठकर बाथरूम में देखने जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो वापस से कमरे में आता है, जहाँ पर उसे वो स्पिरिट फिर से डराती है और इस बार डर से उसकी चीख निकल जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। फिर रवि की आवाज सुनकर रिया भी जाग जाती है और वो रवि को संभालने की कोशिश करती है। रवि की ऐसी हालत देखकर रिया अब अपने भाई पप्पू को फोन करती है और उसे ये सारी बातें बताती है। फिर रिया की ये बातें सुनकर पप्पू उसे बताता है कि वो भी अकेला काफी दिन तक रिजॉर्ट पर रहा है, लेकिन उसने कभी भी ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया। लेकिन अभी वो उनसे काफी दूर होता है, इसलिए अगले दिन मिलने का कहकर वो फिलहाल फोन काट देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पप्पू के दो दोस्त कार में बैठकर उसी रिजॉर्ट जा रहे होते हैं। तभी अचानक से उनकी कार के सामने वाले शीशे पर दो डरावने हाथ दिखाई देते हैं और ये देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और अपनी कार को रोक लेते हैं। इसके बाद वो कार दोबारा से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कार स्टार्ट नहीं होती, जिसको सही करने के लिए एक दोस्त बाहर निकलता है और अचानक से गायब हो जाता है। अब ये देखकर दूसरा दोस्त भी बाहर निकलकर अपने दोस्त को ढूंढता है और जब वो अपने दोस्त को ढूंढ नहीं पाता तो इसके बाद घबराता हुआ कार में आकर बैठ जाता है और उस कार के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है। फिर कुछ देर के बाद उसका वही दोस्त जो बाहर गायब हो गया था वो वापस कार के पास आता है। देखने पर हमें पता चलता है कि वो दोस्त इस वक्त बहुत घायल है और इसी कंडीशन में वो उस कार के बाहर ही मर जाता है। इसके बाद वो स्पिरिट दूसरे दोस्त पर हमला करके उसको भी मार देती है। इस तरह हम देखते हैं कि जो भी स्पिरिट यहाँ पर मौजूद थी वो एक एक करके सभी को मार रही थी, सिर्फ रिया और रवि को छोड़कर। खैर, इसके बाद हम रिजॉर्ट में एक लड़के को आता हुआ देखते हैं जिसका नाम होता है चंदू और उसको पप्पू ने ही भेजा होता है। अब चंदू वहाँ आकर दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि रिजॉर्ट में किसी भी तरह का कोई भी भूत नहीं है। इस तरह वो दोनों से कुछ हंसी मजाक की बातें भी करता है और उन दोनों को कमरे में जाकर सोने के लिए कहता है। वो कहता है कि नई जगह होने की वजह से आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है, इसलिए आप आराम कीजिए, शायद आप लोग थक गए होंगे। लेकिन रवि इस वक्त बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है, इसलिए वो चंदू से कुछ नहीं कहता। इसके बाद हम देखते हैं कि चंदू अपने कमरे में फोन पर बातें कर रहा होता है कि तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलकर देखता है तो वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता। इसके बाद उसे दोबारा दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, तो चंदू फिर से दरवाजा खोलकर देखता है, लेकिन इस बार उसे बाहर रवि दिखता है जो उससे अजीब सा बर्ताव कर रहा होता है। अब चंदू रवि से कहता है कि वो उसे डराने की कोशिश ना करे और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाए। ये सुनकर अब रवि वहाँ से चला जाता है, लेकिन रवि के जाने के बाद वापस कुछ देर में उसे फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और इस बार चंदू गुस्से में दरवाजा खोलता है, पर फिर से उसे बाहर कोई नजर नहीं आता। इसके बाद चंदू को लगता है कि ये सब रवि और उसकी बीवी कर रही है, इसीलिए वो उनके कमरे में जाकर उनको देखने लगता है, पर वहाँ वो देखता है कि दोनों अपने बेड पर चुपचाप सो रहे होते हैं। और अब ये देखकर चंदू सोच में पड़ जाता है कि अगर ये दोनों यहाँ सो रहे हैं तो आखिर दरवाजा किसने खटखटाया होगा। अब चंदू को लगता है कि शायद ये काम सिक्योरिटी गार्ड ने किया होगा, लेकिन तभी अचानक से उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आती है और जब वो उस आवाज के पीछे जाता है तो वो स्पिरिट उस पर हमला करके उसे भी मार डालती है और इसके बाद वो उसकी लाश को खींचकर वहाँ से कहीं बाहर ले जाती है। फिर अगले दिन सुबह जब रिया जागती है तो बिस्तर पर पड़े रवि के फोन पर अचानक से प्रोड्यूसर का कॉल आता है जो उससे कहता है कि रवि को बता देना कि उसे जल्द से जल्द वो कहानी पूरी करनी होगी, वरना वो मूवी से हट जाएगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अब ये सब सुनकर रिया परेशान हो जाती है, जिसके बाद हम उस कमरे में रिया के पास उस स्पिरिट को भी देखते हैं। खैर, जब रवि रिया के पास आता है तो रिया प्रोड्यूसर वाली बात उसे बताती है और इसके बाद वो दोनों चंदू के कमरे में जाते हैं, पर चंदू वहाँ पर मौजूद नहीं होता। अब रिया चंदू को कॉल करती है तो चंदू रिया से कहता है कि वो किसी जरूरी काम के चलते वहाँ से जल्दी निकल गया और अब वो वापस नहीं आ पाएगा। हालांकि ये बात असल में चंदू ने नहीं की होती, क्योंकि उसके फोन को हम जंगल में देखते हैं और हमें पता भी है कि उसको वो स्पिरिट पहले ही मार चुकी है और वो ही चंदू की आवाज में रिया से बात कर रही होती है। शायद वो स्पिरिट रिया से उसकी आवाज में इसीलिए बात कर रही होगी क्योंकि वो नहीं चाहती होगी कि इनको किसी भी तरह से कुछ भी पता चले। चंदू के एकदम से वहाँ से जाने के बाद पहले से परेशान रवि अब और परेशान हो जाता है। इसके बाद वो सारी बातें एक एक करके रिया को बताता है, जिसके बाद वो सारी बातें सुनकर रिया और ज्यादा डरने लगती है। तभी हम अचानक से किचन की तरफ से कुछ हलचल सी आती हुई महसूस करते हैं और फिर हम देखते हैं कि असल में किचन से रिया निकल कर आती है और वो इस वक्त रवि को कॉफी देने आती है। लेकिन अगर कॉफी लाने वाली रिया है तो इसका मतलब अब तक रवि उस स्पिरिट से ही बातें कर रहा था। रवि अब इस बात को नोटिस कर लेता है और ये सब देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद रिया रवि की इस हालत को देखकर और ज्यादा परेशान होती है और रात में रवि से जल्दी सोने के लिए कहती है। वो कहती है कि शायद हम दोनों इस वक्त काफी थके हुए हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा
ऐसा हो रहा है तो चलो हमें आज समय पर सो जाना चाहिए। इसीलिए आज रात अब दोनों जल्दी से सो जाते हैं। जिसके बाद रात में रवि को फिर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और उस आवाज को सुनकर रवि कमरे से बाहर आता है तो उसे फोन की रिंग की आवाज आती है। अब वो उस फोन को उठाता है तो उसे दूसरी तरफ से किसी भी तरह की आवाज नहीं आती। इसके बाद उसे अचानक किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है और हम नोटिस करते हैं कि ये वही आवाज होती है जो पहले चंदू को सुनाई दी थी। अब उस आवाज का पीछा करते हुए जब वो ऊपर छत पर जाता है तो उसे वहाँ रिया बैठी हुई नजर आती है जो बहुत रो रही होती है। रिया को देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं और वो पहले उसको चुप कराता है और पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आई। हालांकि हम ये समझ जाते हैं कि रिया यहाँ पर पहले से ही रो रही होती है जबकि बेड पर रवि के साथ असल में स्पिरिट मौजूद थी। खैर अब बातें करते करते रिया बेहोश हो जाती है जिसके बाद रवि उसे अपने कंधे पर उठाकर नीचे ले आता है। अब यहाँ पर हम भगवान का मंदिर भी देख पाते हैं जिसे देखकर रवि रिया को वहीं पर लेटा देता है। इसके बाद वो उस मंदिर से सिंदूर उठाकर रिया के माथे पर लगा देता है जिसकी वजह से वो स्पिरिट जो रिया के अंदर थी वो बाहर निकल जाती है। फिर वो दोनों वापस अपने कमरे में आते हैं और सो जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद कमरे में कुछ हलचल सी होने लगती है और इसके साथ ही साथ उस कमरे की लाइट भी चली जाती है। अब रवि ये सब देखकर पूरे कमरे को ऑब्जर्व करता है और इसी बीच उसकी नजर बेड के नीचे पड़ती है और वो वहाँ पर उस स्पिरिट को भी देख लेता है। इसके बाद वो दोनों एक साथ कमरे से बाहर निकलकर लाइट को सही करने की कोशिश करते हैं लेकिन लाइट किसी भी तरह से ठीक नहीं होती। फिर वो दोनों रूम में जाते हैं और उनके वहाँ पहुँचते ही वहाँ पर रखी मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती है। इसके साथ ही रवि के हाथ में जलता हुआ लाइटर भी बुझ जाता है जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर अचानक से सभी खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो दोनों बड़ी मुश्किल से किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद हमें एक कमरे में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज उसी स्पिरिट की होती है जिससे डरकर ये दोनों भाग रहे होते हैं। अब उनकी मुलाकात यहाँ पर पप्पू के एक दोस्त से होती है जिसको डरते हुए वो अपनी सारी बात बताने लगते हैं। इन दोनों की बातें सुनकर पप्पू का दोस्त उस कमरे में चेक करने के लिए जाता है और वहाँ पर मौजूद वो स्पिरिट उस दोस्त को भी मार देती है। अब उसकी दर्द भरी चीख सुनने के बाद वो दोनों डरते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इसके बाद वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलकर पैदल ही भागने लगते हैं तो रिजॉर्ट का मेन गेट अपने आप ही बंद हो जाता है जिसकी वजह से वो दोनों अब जंगल की तरफ भाग निकलते हैं और आगे जंगल में अब वो चंदू की लाश से टकरा जाते हैं। उस डेड बॉडी को देखकर अब रिया को अस्थमा अटैक आ जाता है लेकिन यहाँ रवि नोटिस करता है कि रिया का इनहेलर तो रिजॉर्ट में ही रह गया था। इसलिए वो रिया की जान बचाने के लिए रिजॉर्ट में दोबारा आ जाते हैं। अब कमरे में उन्हें इनहेलर तो मिल जाता है और इनहेलर की मदद से रिया ठीक भी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों को उस स्पिरिट की कहानी खुद ब खुद उस कागज पर लिखी हुई मिलती है जिस पर असल में रवि अपनी मूवी स्टोरी तैयार कर रहा था। खैर अब वो दोनों उस कहानी को एक साथ पढ़ते हैं जो कि असल में कुछ दिन पहले की ही बात होती है। और दोस्तों यहाँ हमारे सामने एक एक करके सारे राज उजागर होते हैं। अब सीन यहाँ से पास्ट में चला जाता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि पप्पू असल में एक लड़की से प्यार करता है और वो लड़की भी पप्पू से उतना ही प्यार करती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि पप्पू शादी से पहले उस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने को कहता है लेकिन वो लड़की इस बात से मना कर देती है। हालांकि इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि पप्पू भी उसकी इस बात को समझता है क्योंकि वो भी एक अच्छा आदमी था जो उससे सच्चा प्यार करता था। फिर हम अगले सीन में हम देखते हैं उस लड़की की माँ को जिसे किसी अनजान आदमी का फोन आता है और वो आदमी पप्पू और उस लड़की के रिलेशन के बारे में उस लड़की की माँ को बता देता है। जिसके बाद लड़की की माँ लड़की पर दबाव डालती है कि अगर उसने अपनी माँ के बताए बिना उस लड़के के साथ शादी की तो वो अपनी जान दे देगी। इसके साथ ही साथ वो अपनी बेटी पर उनके पसंद के लड़के के साथ शादी करने पर जोर डालती है और मजबूरी में अपनी माँ की बातों को मानते हुए वो लड़की भी इसके लिए राजी हो जाती है। फिर अगले दिन जब वो पप्पू से मिलती है तो वो उसको सारी बातें बताती है और ये सुनने के बाद पप्पू रोता हुआ कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी माँ को कुछ भी हो, इसीलिए वो खुद उसकी माँ की खातिर उससे दूर हो जाता है। अब अपनी आखिरी मुलाकात में वो दोनों अकेले कुछ वक्त गुजारने का डिसाइड करते हैं जिसमें वो लड़की पप्पू के करीब आ जाती है और इसके बाद जब वो उस कमरे से बाहर जा रही होती है तो पप्पू के बाकी 4 दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में वो 5 दोस्त आपस में मिले हुए होते हैं और पप्पू ने उस लड़की के साथ अपना वीडियो भी बना लिया होता है। दरअसल पप्पू लड़कियों को ऐसे ही अपने प्यार के जाल में फंसाया करता था जिसके बाद वो खुद ही उनके घर पर कॉल भी करता। यानी पहले जो लड़की की माँ के पास फोन आया था वो असल में पप्पू ने ही किया था। इसके बाद वो अच्छा बनने का ड्रामा करते हुए लड़कियों से अलग होता था और लड़कियां उसे अच्छा मानते हुए उसके साथ संबंध बना लेती थी।
जिसके बाद शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल, जिसमें वो उनकी वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करता और जब वो चाहता तब उन लड़कियों को बुलाता और फिर सभी दोस्त मिलकर लड़कियों के साथ गलत काम किया करते थे। और इसी तरह वो अब तक 10 मासूम लड़कियों के साथ ऐसा कर चुके होते हैं। खैर, अब वो सारे दोस्त रूम में यही बातें कर रहे होते हैं तो बाहर खड़ी वो लड़की उनकी सारी बातें सुन लेती है। फिर अंदर जाकर जब वो उन्हें पुलिस में जाने की धमकी देती है तो पप्पू एक बैट से उस लड़की के सर पर हमला करके उसे घायल कर देता है। और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ये वही बैट होता है जो पहले मूवी में रवि ने उठाया था। खैर, इसके बाद एक एक करके सभी दोस्त उस लड़की के साथ गलत काम करते हैं और आखिर में वो नशेड़ी वॉचमैन भी उन लोगों में शामिल हो जाता है। इतना सब सहन करने के बाद जब वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो सभी मिलकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारते पीटते हैं और बहुत बुरा कहते हैं। अब सभी को इस बात का डर होता है कि वो आने वाले वक्त में अपनी जुबान ना खोल दे, इसीलिए अब वो सभी खौलता हुआ पानी डालकर उसको झुलसा देते हैं और बाद में उसकी बॉडी में आग लगा देते हैं ताकि उसकी लाश किसी को भी ना मिले। और हम देखते हैं कि असल में ये वही वक्त होता है जब रिया ने फोन करके पप्पू से कहा था कि वो रवि के साथ रिजॉर्ट में कुछ दिन रहना चाहती है और पप्पू इस बात के लिए फौरन मान जाता है क्योंकि ये कांड करने के बाद वो भी कुछ दिन के लिए रिजॉर्ट से दूर रहना चाहता था ताकि ये मामला ठंडा हो सके। खैर, इस कहानी को पढ़कर रवि और रिया दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं, खास तौर से रिया क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका भाई ऐसी हरकत भी कर सकता है। अब उनको पता चलता है कि उस लड़की की स्पिरिट ही अपना बदला ले रही होती है, लेकिन अब ये दोनों उस स्पिरिट का साथ देने का डिसीजन लेते हैं क्योंकि वो सिर्फ इंसाफ चाहती थी और कुछ नहीं। इसका मतलब जो अब तक 4 लोग उस स्पिरिट ने मारे थे वो असल में पप्पू के वही दोस्त थे जिन्होंने उस लड़की के साथ गलत किया होता है। इसके अलावा वो उन दोनों को किसी तरह की तकलीफ देना नहीं चाहती थी, बल्कि ऐसा करके वो उन दोनों से मदद मांग रही होती है। इसी वजह से उसने रिया को अपने वश में करने की भी कोशिश की थी ताकि वो अपनी बात दोनों तक पहुंचा सके। अब हालांकि वो स्पिरिट चारों को मार चुकी होती है, इसका मतलब सिर्फ पप्पू ही अब बचा हुआ है। फिर इसके बाद जब पप्पू रिया से मिलने के लिए रिजॉर्ट आता है तो रिया और रवि दोनों मिलकर पप्पू को उसी कमरे में बंद कर देते हैं जहां पर उन चारों दोस्तों की पहले से ही लाशें पड़ी हुई थी। अब अपने दोस्तों की लाशें देखकर पप्पू थोड़ा सा घबरा जाता है और तभी अचानक से वो स्पिरिट पप्पू पर हमला कर देती है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि पप्पू के गले में एक सेफ्टी लॉकेट होता है जिसकी वजह से पप्पू वहां से बचकर कमरे से भाग निकलता है। अब रिया और रवि दोनों मिलकर पप्पू को रोकने की कोशिश करते हैं और इस दौरान पप्पू रवि को बहुत ज्यादा पीट रहा होता है, पर तभी रिया पीछे से उसी बैट से पप्पू के सर पर हमला कर देती है और पप्पू घायल होकर बेहोश हो जाता है। अब रिया पप्पू के गले से वो लॉकेट भी उतार देती है और यहाँ हम देखते हैं कि रिया अपने भाई से ज्यादा एक लड़की के आत्मसम्मान को ज्यादा वैल्यू देते हुए ऐसा करती है ताकि एक लड़की को इंसाफ मिल सके। इसके बाद वो दोनों पप्पू को उस कमरे में डाल देते हैं जहां इस बार वो स्पिरिट पप्पू को बहुत ज्यादा दर्द देते हुए उसे मौत के घाट उतार देती है। फिर रवि और रिया उस वॉचमैन की हेल्प से सभी लाशों पर खौलता हुआ पानी डालकर उनको झुलसा देते हैं और आग लगा देते हैं जैसा इन सभी ने उस लड़की के साथ किया था। इसके बाद रिया कहती है कि एक लड़की को दिया हुआ दर्द तब खत्म होगा जब उसका बदला पूरा हो जाएगा, यानी उस लड़की को इंसाफ मिल जाएगा। इस बीच वो वॉचमैन के सामने ऐसा दिखाते हैं जैसा कि उन्हें वॉचमैन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर इसके अगले दिन रवि और रिया जब उस रिजॉर्ट से बाहर जा रहे होते हैं तभी प्रोड्यूसर का कॉल रवि के फोन पर आता है और वो उससे कहानी के बारे में पूछता है तो रवि उससे कहता है कि सर स्टोरी तो पूरी हो चुकी है। और यहाँ हम जानते हैं कि रवि इस कहानी को अब पूरी दुनिया के सामने एक हॉरर मूवी के रूप में लाने वाला है। इसके बाद वो वॉचमैन से बात करके बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद अब वॉचमैन को उसी स्पिरिट की आवाजें आने लगती हैं और तब वॉचमैन को ये पता चलता है कि उसके गले में पड़ा वो सुरक्षा लॉकेट अब मौजूद नहीं है, जिसके बाद वो स्पिरिट उसको अब एक दर्दनाक मौत दे देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर दी एंड हो जाती है। दोस्तों, अब जैसा कि मैंने कहा था कि मूवी में हुई हर एक चीज एक आदमी के साथ असल में घटी है, जिसके बाद ही इस मूवी को लिखा और फिर बनाया गया है, तो इस बात को आप याद रखना। खैर, इसके बाद हम मूवी के आखिरी हिस्सों में आजकल औरतों पर हो रहे अत्याचारों के नंबर्स को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि आजकल औरतों पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से हरासमेंट किए जा रहे हैं। इससे हमें ये मैसेज भी मिलता है कि हमें समाज में सुधार लाने की बहुत जरूरत है और उस सुधार की शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए, हमारे मोहल्ले से होनी चाहिए। यानी हमें हर चीज के लिए सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि खुद को भी जिम्मेदार समझना चाहिए। अगर हम ऐसा करने में सक्सेस हो पाते हैं
तो हमारे देश की औरतों की सिक्योरिटी आने वाले वक्त में क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।